नमस्ते सभी को स्पिरिचुअल स्पाइरल्स के सेशन में सभी का स्वागत है। तो आज एक किताब के बारे में चर्चा करेंगे। थियोबा प्रोफेसीज या नाइन्थ प्लैनेट से का ग्रह है ये। और इस किस परिप्रेक्ष्य में, किस कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे इसको। एक किताब लिखी गई है, 1987 में पब्लिश हुई है। माइकल डेसमेरक्यो इनके इन्होंने फ्रेंच स्पीकिंग ये पर्सन थे। और इन्होंने ये किताब लिखी थी, जो कि अपना ही इनका वृत्तांत है कि इन्होंने मतलब 1987 1987 वगैरह में अ, ये जो हैं ये बता रहे हैं कि एक अ, इनका एक किस्म से एक प्लेन में ले जाके इनको कोई लोग आए थे। और उसी थियोबा नाम के एक ग्रह से आए थे, जो कि अ, उच्चतम मनुष्य की भी उच्चतम श्रेणी के एक ग्रह है। जिस तरह से हम रहते हैं वहाँ के जो आत्मा हैं या वहाँ के जो लोग हैं, वे एक उच्च श्रेणी के लोग हैं। हम यहाँ पर जो जैसे लोगों को भगवान या देवी मानते हैं, उस तरह के वहाँ लोग रहते हैं। और वे आम किस्म से ऐसे मतलब कपड़े नहीं पहनते, या उनका कपड़े ऐसे होते हैं कि जो कि बहुत ही उज्जवल या सुनहरे रंग के होते हैं, या उनका ऑरा ही उनके कपड़ों में से चमकता रहता है। इस तरह के ग्रह में माइकल कुछ 9-10 दिन रह कर आए। और उसका ये कहानी है। अगर आपको इन चीजों पे विश्वास है, तो आप आगे सुन सकते हैं कि वो हमारे लिए इस वाली किताब में क्या क्या लिखा गया है। तो ये किताब जो है, माफ कीजिएगा, 2004 में पब्लिश हुई, प्रकाशित हुई। और इन इन ये 1987 यानी कि 1987 में एक प्लेन द्वारा, वो कहते हैं कि मुझे, जैसे मैं था तो अपने घर के आसपास ही था, लेकिन मुझे एक किस्म से एक्सरे में एक ठीक करके, जैसे कि एक्सरे में या साउंड वाइब्रेशन से मेरे अंदर जो भी कीटाणु थे या आसपास कीटाणु थे, उसमें से एक किस्म से सैनिटाइज कर कर एक स्त्री जो है वो मुझे लेकर गई। और एक जगह पर जाकर उनका जो मतलब जो भौतिक शरीर है वो भी एक जगह पर रह गया। और उन्होंने अपनी जो सूक्ष्म शरीर से या एस्ट्रल बॉडी से एक इस थायोबा नाम के ग्रह पर गए। और वहाँ के लोग इस तरह के थे। तो वहाँ पर क्या क्या इन्होंने 9-10 दिन में देखा, समझा या सीखा, क्योंकि वहाँ के लोग इनको वहाँ की संस्कृति के बारे में या धरती पे क्या नहीं हो रहा है, कैसे होना चाहिए, इसके बारे में बताना चाहते थे। और उनका चयन इसलिए किया गया था कि ऐसा नहीं कि वह बहुत ही कोई जैसे कि टीचर थे या कुछ इस तरह के बहुत ही आगे स्पिरिचुअल आध्यात्मिक पर्सन थे, लेकिन उनका चुनाव इसलिए क्या किया गया था कि वे लोगों की मदद किया करते थे। और फिर उन्हें ये भी कहा गया कि आप इसका वृत्तांत किताब में लिखेंगे। और फिर उन्होंने मतलब काफी समय लगाकर इसका लिखा उन्होंने। और फिर अंग्रेजी से मतलब पहले उन्होंने फ्रेंच में लिखा, क्योंकि ये फ्रेंच पर्सन थे। और फिर उन्होंने उसका फिर अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, और 2004 में ये बुक आई। तो किताब का नाम है थियोबा प्रोफेसी। ऑथर का नाम है माइकल डेसमेरका। तो आगे चलते हैं, और इस किताब में क्या क्या बताया गया है ये थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये मैं कह चुकी हूँ कि थाओ थाओ नाम की, इन हम जैसे बोलते हैं स्पिरिट गाइड। तो ये जो स्पिरिट गाइड थी, ये मतलब वो कह रहे हैं कि मैं बस अपने मतलब जनरलाइजेशन के लिए कि हम मतलब आम मनुष्य लोग इसको समझ सके, हम मैं उसको स्त्री के नाम से कहूंगा। थाओ नाम था उनकी गाइड का, जो कि उन्हें उस प्लेन पे लेके गई और फिर उनके साथ एस्ट्रल ट्रैवल किया। अब वो अपने आप ही बोलते रहते हैं कि भाई साइंटिस्ट लोग बोलेंगे कि इतनी
मतलब मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर, मतलब एक साल में लाइट जो है वो कितनी दूर जाती है, इसको लाइट ईयर कहा जाता है। और ऐसे ही सैकड़ों लाइट ईयर दूर ये एक ग्रह है, लेकिन वहां पर आप पहुंच भी गए, और उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि बस 16 घंटे में पहुंचे थे। तो 16 घंटे में कैसे पहुंचे? तो इसका वो यही उत्तर देते हैं कि उनके पास जो मतलब जो क्यूबा के जो लोग थे, या थाओ जो भी प्लेन लेकर आई थी, वो कुछ ऐसा नहीं था कि वहां पर बैठ सकते थे, कि किचन था, कि कुछ बस एक किस्म का एक क्यूबिकल किस्म का था, जिसमें शायद वो एक खड़े हो गए, और फिर वो चलता गया। इस बीच में उस 16 घंटे में भी उन्होंने काफी थाव ने उनको ये बताने की कोशिश की कि ये तुम्हारा स्वप्न नहीं है, ये सचमुच में तुम ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये स्वप्न नहीं है। तो फिर कुछ कुछ बताते गए कि हमारा जो यहाँ की जो एनवायरनमेंट है, यानी कि जो यहाँ का वातावरण है, जितना ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जितनी लाइट पृथ्वी पर है, जितना उनको अभ्यास है, मतलब मार्क माइकल को जितना अभ्यास है लाइट, उनकी आंखों में लाइट लेने का, उससे कहीं ज्यादा मात्रा में वहां पर लाइट होगी। तो इसके लिए वहां पर मास्क दिया जाएगा उन्हें। उनका वजन वहां पर जो है बहुत कम हो जाएगा। और वहां के लोग जो हैं, आम लोग भी 10-10 फीट के होते हैं। और ये कहने मतलब कुछ कुछ जो अलग अलग चीजें थी वो बताई गई। फिर धीरे धीरे जब वो वहां पर गए, और फिर उनको कई सारी चीजें नई नई लगी वहां पर, तो इसके बारे में वो फिर आगे इस किताब में चर्चा करते हैं। तो वो नवे ग्रह, मतलब हम लोग समझेंगे कि एक नवा किस्म का एक ग्रह है या प्लैनेट है, ऐसा कुछ नहीं है। वे कह रहे हैं कि वो एक किस्म से जो आत्मा के लोग, जिस आत्मा स्तर के लोग पृथ्वी पे रहते हैं, उसके भी 9 स्तर आगे के लोग वहां पर थियोबा ग्रह में रहते हैं। इस तरह माइकल हमें बताते हैं कि वहां पर अम, जो पर्पस ऑफ लाइफ है, उन कई लोगों का वहां पर पर्पस ऑफ लाइफ, यानी कि उनका एक ध्येय है, उद्देश्य है कि वो मनुष्य जाति को या धरती के लोगों को ज्ञान दें, और उनको आगे बढ़ने में मदद करें। ये भी वहां के लोगों का एक वो है, एक किस्म का उद्देश्य है। और वहाँ के लोग सदा ही, जैसे 30 साल के करीबन के लोग होते हैं, वे वृद्ध नहीं होते हैं। पर ऐसा कभी कभी होता है कि कुछ एक्सीडेंट के कारण उनको वो जान देनी पड़ती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि बीमारी या वृद्ध अवस्था के कारण वहां पर मृत्यु होती है। तो और वहां के पेड़ भी बहुत ही कैसे विशाल काय पेड़ हैं, और सभी कुछ विशाल काय है। मतलब माइकल के अ, दृश्य से, माइकल जो भी उन्होंने देखा है। तो आगे बढ़ते हैं, तो वो उन्होंने ये बताया है कि मतलब अगर बिल्कुल, अगर आप आगे नहीं भी सुनना चाहते, तो तीन एक चीजें उन्होंने बताई हैं माइकल ने वहां पर जाने के बाद इस किताब में, कि हम अपना काफी सारा समय जो है ट्रांजैक्शन या पैसे के लेन देन, या खाने जुटाने में, या अपने पढ़ाई लिखाई में, या अपने ऐशो आराम में, मकान लेने में, कपड़े लेने में, या बच्चों की पढ़ाई में इतना सारा समय और इतना सारा अपना एनर्जी डाल देते हैं। ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। खासकर इसको हमें मतलब करना तो पड़ेगा ही, लेकिन इस पर हमें पूरा अपना एक किस्म से एनर्जी और टाइम नहीं देना है, या सिर्फ इतना ही नहीं सोचना है अपने जीवन को। एक किस्म से प्राथमिकता इस पर देनी है कि आज मैंने क्या किया, कल मैं इससे अच्छा क्या कर सकती हूँ। और जितना भी हो, करुणामयी जीवन रहे, काइंडनेस से जिए। अगर ये तीन बातें हम समझ लें, एक तो कि ट्रांसैक्शनल ना हो, यानी कि हर चीज पैसों के मूल्य से ना सोचें। कई बार आप देखेंगे कि आप घूमने गए, और आप बहुत ही सस्ते वाले तरीके से घूमने गए, चाहे कार में ही चले गए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके चले गए, लेकिन क्योंकि आप अपने परिवार के साथ थे, तो आपको बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर वक्त जो है कि बहुत ही आलीशान तरह से ही आपको खुशी मिलेगी, लेकिन पल पल खुशी ढूंढना ही आपका मकसद है। और ध्यान करना, और आत्म निरीक्षण करना, परीक्षण करना हर दिन में, हर पल में, और एक करुणामयी जीवन रहना, और
पुनर्जीवन को, यानी कि जो आत्मा का जो एक किस्म से विकास होता रहता है, पुनर्जन्म होता रहता है, उससे ही आगे आत्मा बढ़ती है और हम लोगों में वो एक वृत्ति आ सकती है, एक सीख आ सकती है कि हम उस थियोबा नामक ग्रह में जाकर रह सकते हैं, या वहां पर अपना एक जीवन बिता सकते हैं, या वहां पर री इनकारनेट हो सकते हैं, वहां पर अवतरित हो सकते हैं। तो तीन बातें, सिर्फ तीन बातें भी अगर हम यहाँ पर रखें, समझे, तो भी वो बहुत है। तो इस किताब के बारे में मैंने बहुत पीएसएसएफ के बाकी सब टीम्स में भी और कुछ कुछ लोगों से चर्चा सुनी थी कि उनके हिसाब से ये थियोबा प्रोफेसी कोई एक नई किताब नहीं है। जैसे कि हमारे जो भगवान हैं, जो हम समझते हैं कि जैसे लक्ष्मी जी हो गए, या गणपति हो गई, या पार्वती हो गई, या जो भी हैं, यह लोग भी उसी तरह के ग्रह से या थ्योबा से ही, खासकर गणेश जी के बारे में कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो मास्क लगाने की बात है, और आप ये सब कुछ गणेश जी पर बहुत मतलब सटीक बैठता है कि वो जब यहाँ पर आए तो उनको एक मास्क लगाने की जरूरत हुई। वे बहुत ही ऊंचे कद के थे और उन्होंने ज्ञान बांटा। गणेश जी का जो प्रतीक हमारे सामने आता है कि उन्होंने कई चीजें हमें लिख के दी। तो इस तरह के मतलब वहाँ के लोगों का वो एक किस्म से हमारे टीचर्स गाइड्स हैं। और मतलब ये तो एक अंग्रेजी में प्रकाशित किताब है 2004 में, लेकिन सदियों से वहाँ के जो प्राणी हैं या वहाँ के जो देवी देवता हैं वो हमारी मदद करते आए हैं। ये मैंने पहले भी सुना था, लेकिन ये किताब चर्चा में इसलिए कुछ पिछले हफ्ते में यहाँ पर आई क्योंकि दिल्ली में यहाँ पर एक सर आए थे, जो कि इन जो माइकल हैं उनसे मिल चुके हैं, मिले थे उनकी मृत्यु से कुछ ही साल पहले। और उन उस चर्चा में उन्होंने बताया, जब वो यहाँ पर आए थे दिल्ली में, तो उन्होंने बताया कि वो बहुत ही उनसे मोटिवेटेड रहे माइकल से मिलने पे। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं जगह जगह जाके ध्यान का प्रचार करूंगा। तो आगे चलते हैं, थोड़ा बहुत और मटेरियलिज्म के बारे में समझते हैं कि मटेरियलिज्म क्यों नहीं, यानी कि हमें क्यों समझना चाहिए कि हमें एक किस्म से पैसों के पीछे ही क्यों नहीं भागना है, या जो भौतिक सुख है उसी के बारे में हर समय क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि वो हमारी बुद्धि को, हमारी विकास को एक किस्म से कम कम कर देता है। यानी कि हम अपने उसी परिप्रेक्ष्य में या उसी घेरे में, उसी दायरे में अपने आप को सोचने लगते हैं कि बस हमें बस इतना ही चाहिए। हम अपने आप को लिमिट कर लेते हैं, जबकि हमारी जो मतलब क्षमता है वो उससे कहीं ज्यादा है। और केवल हम एज अ पर्सनल ही नहीं, पूरे हमारे समाज में किसी की कार हो या किसी का बंगला हो तो उसे एक अच्छी निगाह से देखते हैं। और जो श्रम नहीं करता कार खरीदने में या घर खरीदने में, उसे कम तर माना जाता है। तो इस तरह की प्राथमिकता ही पूरे समाज में सभी देशों में हो गई है। तो इसलिए सारी पृथ्वी कई सारी में एक किस्म से अपनी जो भी सोर्सेस है या जो अपनी ताकत है वो अन्य चीजों में नहीं लगा पा रही, उससे प्राथमिकता नहीं दे पा रही है। इसके लिए धरती के लोग या धरती माता पूरी जो है, वो धरती के सारे लोग जो हैं वो एक किस्म से मटेरियलिस्ट हो गए हैं, जबकि थियोबा के लोग इस तरह के नहीं हैं। और वे नहीं चाहते कि धरती के लोग इस तरह हो। तो पूरी सभ्यता के लिए ये सुझाव है कि हम्म, खाना पीना सोना इसी को पूरा मतलब मकसद ना, पर्पस ऑफ लाइफ ना समझे। तो आप समझ ही गए होंगे, इसके बारे में कई बार चर्चा होती है, तो इसके इतना ही यहाँ पर छोड़ते हैं। और फिर ये बात करते हैं कि हर समय थियोबा के लोग ये मानते हैं कि जब हम प्रकृति के साथ एक सामंजस्य बना के रखते हैं, पूरी सिंक्रोनिसिटी बना के रखते हैं कि उतना ही मतलब अनाज पैदा करें जितना कि खाना है, या उतने ही पेड़ काटें जितने कि काटने चाहिए, या पेड़ ना काटें, या जो भी इस तरह की बातें हैं कि मतलब जानवरों का हत्या ना करें, या जानवरों के साथ करुणामयी तरीके से रहे, क्योंकि वो सब कुछ
मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, सब कुछ हमारे ही, हम सब में एक किस्म की जीव आत्मा है। उसको भी करुणामय तरीके से देखें और नेचर के साथ एक किस्म से एक सामंजस्य बना के रहे। और ऐसा ना समझे कि वो प्रकृति में जो कुछ है वो हमारी सुविधा के लिए बना हुआ है। कई बार आप देखेंगे कि कई, अभी भी हमारे घर के आगे बहुत सारे पेड़ कटे, और मैं मतलब रो रो मतलब इतना मतलब बहुत बुरा लगा। क्योंकि सुंदरता बनी रहे, कि पेड़ों की सुंदरता बनी रहे, किसी शेप में बने रहे, इसके लिए इतनी कटाई छटाई होती है। तो ये क्या हम प्रकृति के साथ रहना सीख रहे हैं कि क्या है? तो इस तरह के हम पूरे ही मतलब सभ्यता के लिए, कोई एक पर्सन के लिए या एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं, पूरी सभ्यता को नेचर के साथ एक सामंजस्य बना के रहना देखना चाहिए। और फिर जैसे कि कई एक और पॉइंट पे कि जैसे कुछ फिल्मों में ऐसा बताया गया है कि एलियन जो आते हैं वे हमारे एक किस्म से हमको दुख पहुंचाने के लिए या हमें समाप्त करने के लिए धरती में मनुष्यता को समाप्त करने के लिए आते हैं। लेकिन माइकल का जो एक किस्म का वहां का दौरा था थियोबा का, उसमें उनको ऐसा कुछ लगा नहीं, बल्कि वो हमारी मदद ही करने आए हैं। और फिर वो आगे एक और बात बताते हैं कि ये जो इजिप्ट में पिरामिड है वो भी वहां के ही कुछ लोगों ने पहले कभी मतलब सदियों पहले आके बनाया था, ताकि यहाँ से मतलब धरती में रह के वहां के किंग्स चेम्बर पे बैठ के, पिरामिड जो गीजा के पिरामिड है वहां पर से अ, अन्य ग्रहों के अन्य जो रेल्म है, मतलब 1 से लेकर 9 तक जो रेल्म है उनके वहां से संपर्क किया जा सके, कम्युनिकेशन किया जा सके, और वहां से एक किस्म से आदान प्रदान होता रहे। बिल्कुल हम लोग अर्थ सेंट्रिक ही ना हो, ऐसा कभी ना समझे कि बस एक पृथ्वी में ही जो एक जीव या है, इसीलिए पहले ये इजिप्ट में पिरामिड बने थे। और इजिप्ट में पिरामिड के बारे में उन्होंने ये भी कहा है कि वहां पर ऐसी एनर्जी है, ऐसी मतलब एक किस्म की ऊर्जा है कि वहां पर कुछ ही देर तक लोगों को रहना चाहिए, या कुछ ही समय तक रहना चाहिए, क्योंकि उतनी ऊर्जा हम ले नहीं पाएंगे या उतनी ऊर्जा हम सह नहीं पाएंगे, ये भी है। फिर एक इंटरेस्टिंग बात उनके बीच में कहीं पर आती है कि कभी कभी डेजा वो होता है, हमें कभी कभी लगता है कि ये उनके वो मतलब रीइंकारनेशन वाली बात पे आती है। तो रीइंकारनेशन मानना चाहिए। अब रीइंकारनेशन हम भारत में सदियों से मानते हैं, तो ये हमारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसमें ये भी लिखते हैं कि रीइंकारनेशन जो हम अपने माता पिता को मतलब चुनते हैं, और ये जो सोल प्लान बनाते हैं, इसके बारे में भी काफी चर्चा है, थोड़ी बहुत मतलब काफी सारी चर्चा है। तो उसको मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, क्योंकि ये हम लोग कई सारे और सेशंस में या किताबों द्वारा भी कर सके हैं। लेकिन डेजावू के बारे में बस उनका एक बात मुझे अच्छी लगी, तो वो बताना चाहूंगी। कभी कभी हम कहीं किसी को मिलते हैं या कहीं पर जाते हैं, या बस मतलब जो हमारा दिनचर्या हो रहा है उसमें भी हमें लगता है यार ये वाली चीज तो अभी हुई थी ना, ये मैं क्या दोबारा से इसको अनुभव कर रही हूँ। इसको डेजा वू बोलते हैं अंग्रेजी में। तो कि ये हमें जब हम मतलब एक किस्म से जब बच्चा गर्भ में आता है या जो सोल गर्भ में आती है, तो उसको अपना पूरा एक लाइफ प्लान बताया जाता है, पूरा मतलब आत्मा उसकी उसके जीवन कैसा चलेगा, उसके पूरा एक रूपरेखा उसे बताई जाती है। उस रूपरेखा को मिटाया जाता है जब एक्चुअली जन्म लेते हैं। लेकिन वो मिटाने की प्रक्रिया जब एक किस्म से थोड़ी त्रुटि रह जाती है उसमें, या वो सही से मिटती नहीं है, तो तब हमें वो डेजावू के एक अनुभव होता है। तो ये डेजावू का ये जो था, ये मैंने सुना था, पर ये इस किताब में जो लिखा मुझे बहुत अच्छा लगा इसका। तो अगर मैं पढ़ूं, मतलब डेजावू occurs when parts of the videos of one's life were not fully erased. It is not related to past life memories but results from a glitch in the eraser process. माइकल शेयर्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब उनको डेजावू हुआ था। वो एटलांटा में कभी गए थे, तो उसके बारे में वो फिर थोड़ा सा उनको ऐसे मतलब उसके बारे में वो डेजावू के बारे में बताते हैं।
फिर ये बिग बैंग के बारे में काफी कुछ लिखा गया है कि बिग बैंग में भगवान ने सोचा कि फिर मनुष्यों को एक ऐसा मतलब हम एक रूप में बनाएं कि मनुष्य जो है सेंसेशन, इमोशन ये सब महसूस कर सके। और एक किस्म से हमें परत दर परत जो हम सूक्ष्म शरीर, फिर एस्ट्रल शरीर, फिर फिजिकल शरीर, या हमारी मतलब और भी जो शरीर हैं, इस तरह के कैप्सूल कैप्सूल में बना के उन्होंने ऐसे प्राण दिए ताकि हम अपने इमोशंस को समझ सकें या मतलब महसूस कर सकें कुछ इस तरह से। नहीं तो जब पहले बिग बैंग के पहला था तो सब कुछ स्थिर था, कोई कुछ महसूस नहीं कर रहा था। तो तब ये बना, मतलब एक मनुष्य जीवन के इस तरह से बना। फिर वे एक जो लेमुरिया है या एटलांटिस है, इस तरह की जो हम बातें सुनते हैं कि धरती से ये वाले पहले से एटलांटिस हुआ था, एक पूरा एक कॉन्टिनेंट था या लेमुरिया कॉन्टिनेंट था, फिर वो पूरा नष्ट हो गया, फिर अब हम यहाँ पर आए हैं। तो ये भी उन्होंने थोड़ा बहुत बहुत मतलब इस पर भी विस्तार से बताया है। तो आगे मतलब यही वो कहते हैं कि अगर हम मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो जैसे पिरामिड की टेक्नोलॉजी है या ये कि ऑरा जो है वो सचमुच में हमारा ही रंग होता है, इन सब बातों को हम क्योंकि साइंस इसको खास प्रूव नहीं कर पाता, तो उसको एक किस्म से झूठा या हाफ मतलब क्लेम्स ऐसा माना जाता है ना कि सच, लेकिन ये बहुत सच है। और कई बार जो है उन्होंने एक दो बातें और भी कही कि जब उनको मतलब जड़ी बूटी या कुछ पानी पिलाया गया तो तब उनकी जो गाइड थी थाओ, उन्होंने कहा कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी है या इसमें जो वाइब्रेशन है वो आप तक बहुत अच्छी तरह से पहुंच जाएगी, इसी के लिए आपको इस रंग का या इस द्रव्य दिया जा रहा है। तो उन्होंने कलर थेरेपी और ऑरा के बारे में और कपड़े कैसे पहनने चाहिए इसके बारे में इस किताब में काफी कुछ लिखा है। तो आपको पढ़ने को मिले तो एक किताब जरूर आप पढ़िएगा। तो मेरी तरफ से इतना ही। अगर आपके पास और कोई इसमें क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इसमें काफी सारे ऐसे मतलब टॉपिक्स हैं जिसको इलेबोरेट भी किया जा सकता है, लेकिन वो हम कहीं ना किसी मतलब सेशंस में इलेबोरेट तो करते ही रहते हैं। तो मुझे लगा कि ये किताब वैसे इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने ये किताब बताई है आपको। और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। आप उस किताब को किसी वेबसाइट में या कहीं पर ढूंढ सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं अमेजोन से। बाकी मुझे नहीं लगता इसकी कोई पीडीएफ अवेलेबल है। हाँ, तो मेरी तरफ से इतना ही। थियोबा प्रोफेसी इस किताब का नाम है। और तो आप इसको जरूर पढ़ें। और इसमें से और आपकी अगर ऐसी कोई प्रश्न हो और आपको आगे इसमें कुछ और सुनना हो, करना हो, तो जरूर इस यूट्यूब वीडियो में ही कमेंट करें। और थैंक यू सो मच ये सब सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।